नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का स्वदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि शब्द हमारे दो प्रकार के, हमने पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो कि दो प्रकार के शब्दों को हमने पढ़ा था, विकारी और अविकारी। उसी में हमने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को समझा था। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम बात करते हैं विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। अगर हम शब्दों का लिंग वचन बदल देते हैं या उनकी कारक व्यवस्थाओं को बदल देते हैं तो उनके अंदर भी परिवर्तन नजर आने लगता है। तो विकारी शब्द की कैटेगरी में रखे जाने वाले शब्द कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है और कितने इसके भेद होते हैं, आधुनिक मान्यता के आधार पर और प्राचीन मान्यता के आधार पर। तो हमारा टॉपिक का नाम है संज्ञा। ठीक। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। यानी अगर हम बात करें तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध संज्ञा कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल इन्हीं शब्दों के बारे में बात करें कि उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम बात करें व्यक्ति के बारे में बोले कि राम, वस्तु के बारे में बोले हम मकान, स्थान के बारे में हम बात करें तो दिल्ली, प्लेस हो गया, और भाव के बारे में बात करें तो हमारे अंदर के जो भाव हैं जैसे गुस्सा या हम बोल सकते हैं भलाई, इस तरीके के शब्दों को बताने वाला क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है। संज्ञा यानी उसके अंदर जितने भी व्यक्ति, वस्तु, भाव जो कुछ भी हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। संज्ञा को दो भागों में बांटकर चलते हैं, एक प्राचीन मान्यता के अनुसार और दूसरा आधुनिक मान्यता के अनुसार। अब प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर हम संज्ञा को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा प्राचीन और दूसरा हम लेकर चलते हैं अपना आधुनिक। ठीक। अगर प्राचीन मान्यता के आधार पर हम बात करते हैं या मूल संज्ञा या उत्पत्ति के आधार पर हम बात करते हैं इसको, या फिर हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है। प्राचीन और ठीक अर्थ के आधार पर, तो इस प्राचीन मान्यता या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हुए? 5। और आधुनिक मान्यता या आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हुए? 3। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा जातिवाचक, तीसरा है हमारा भाववाचक। ठीक। फोर्थ पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। फोर्थ पॉइंट है हमारा समुदायवाचक, समुदायवाचक, और हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा द्रव्यवाचक। इनके अगर हम नाम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, सॉरी, व्यक्तिवाचक को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, जातिवाचक हो गया हमारा कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक हमारा हो गया कॉमन नाउन, भाववाचक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक हमारा हो गया मटेरियल नाउन।
तो अर्थ के आधार पर हमने 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो हमारी संज्ञाएं अर्थ के आधार पर, या हम बोले प्राचीन मान्यता या प्राचीन वर्गीकरण के आधार पर संज्ञाएं हमारी कितनी हुई? 5। और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञाएं हमारी हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आधुनिक मान्यता के आधार पर हमारी संज्ञाएं कितनी हुई? 3, व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। जो बाकी दो हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अलावा जो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक हैं, वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक पार्ट है। यानी जातिवाचक के अंतर्गत हमारी समुदायवाचक और हमारे दूसरी संज्ञा भाववाचक और समुदायवाचक, ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत क्यों रखी जाती हैं, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि समुदायवाचक और भाववाचक को क्यों जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया, या संज्ञाएं सचमुच 5 प्रकार की होती हैं, इनसे ज़्यादा भी होती हैं या इनसे कम भी होती हैं। तो अभी हमने ये समझा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विकारी शब्दों के बारे में। तो विकारी शब्दों को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। विकारी शब्द हमने पढ़े थे, कितने थे हमारे? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा है क्या? कि जिससे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, जीव का, किसी का भी नाम पता चले, वो हमारा क्या कहलाता है? वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। यह हम बात करते हैं व्यक्ति में राम, वस्तु में मकान, स्थान में दिल्ली और भाव में भलाई। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा के हमने 2 भाग किए, प्राचीन मान्यता, या हम इसी को बोलकर चलते हैं अर्थ के आधार पर। संज्ञाएं कितनी हुई? 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। समुदायवाचक को कहीं कहीं आपको समूहवाचक के नाम से भी मिल जाएगा, यानी ग्रुप का बोध कराएगा, कलेक्टिव नाउन हमने कहा। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन इसे हमने कहा। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन। और आधुनिक मान्यता के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत हमने रखा समुदायवाचक और भाववाचक। अब हम बात करते हैं वस्तु की जीवंतता या आजीवंतता के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की हुई। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं वस्तु की जीवंतता या आजीवंतता के आधार पर। वस्तु की जीवंतता, आजीवंतता के आधार पर, वस्तु की जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर अगर हम संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं, तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। सबसे पहले इसमें हो जाएगा प्राणीवाचक और दूसरा है इसमें अप्राणीवाचक, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के एग्जाम्पल प्राणीवाचक में आ जाएंगे लड़का, कबूतर, मनुष्य। इस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, लड़का, इसमें आ जाएगा कबूतर और मनुष्य। अप्राणीवाचक में आ जाएगा टेबल, कुर्सी, है ना, पुस्तक, घर, नदी। इस तरीके के एग्जाम्पल हम किस में आ जाएंगे? हमारे
अप्राणीवाचक में, यानी वस्तु की जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर संज्ञाएं कितनी हुई? दो, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। एक और होता है कि गणना के आधार पर, गणना के आधार पर संज्ञाएं कितनी हुई हमारी? वहाँ भी हमारी संज्ञाएं दो हो जाती हैं। एक होता है गणनीय संज्ञा, यानी हम बोलते हैं इसे काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है हमारा अगणनीय संज्ञाएं, जिसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो गणना के आधार पर संज्ञाएं कितनी हुई? दो, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञाएं। वस्तु की जीवंतता के आधार पर कितनी हुई? दो, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी हुई? 5 प्रकार की। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर या आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञाएं कितनी हुई? 3 प्रकार की। तो ये गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं, इनमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं नोट करा देता हूं, उन्हें आप जरूर लिख लेना कि किन संज्ञाओं को गणनीय संज्ञाएं कहा जाए और किन को अगणनीय संज्ञाएं कहा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणनीय संज्ञाओं के बारे में, ठीक है। गणनीय संज्ञाओं के अंदर पॉइंट में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लड़का, किताब, बोतल, ठीक है। लड़का, किताब, बोतल, यानी इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन गणनीय संज्ञाओं में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक वचन और बहुवचन दोनों होती हैं। यानी ये जो संज्ञाएं हैं गणनीय संज्ञाएं, वो एक वचन भी हो सकती हैं और बहुवचन दोनों होती हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ये जातिवाचक होती हैं। यानी अभी हमने संज्ञाएं 5 प्रकार की पढ़ी थी, उनमें हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो जितनी गणनीय संज्ञाएं हैं ये सारी की सारी संज्ञाएं जातिवाचक का ही भेद है, यानी जातिवाचक होती हैं, ठीक। जब हम एक एक संज्ञा को पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक को, जातिवाचक को, तब हम इस पॉइंट को और क्लियर करेंगे कि गणनीय संज्ञाएं जातिवाचक के अंतर्गत क्यों आती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अगणनीय संज्ञा, यानी ये गणनीय संज्ञाओं का हो गया। दूसरा है अगणनीय संज्ञा। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं अगणनीय संज्ञाओं के बारे में, तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिनी ना जा सके, जैसे पानी है, क्रोध है, हवा है, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिख देते हैं, पानी है, हवा है, ठीक है, क्रोध है, इस तरीके की संज्ञाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये संज्ञाएं यानी अगणनीय संज्ञाएं सदा एक वचन होती हैं, ठीक। ये होती हमारी कैसी? सदा एक वचन होती है, ठीक। देखो गणनीय संज्ञाओं में कौन सी संज्ञा आ गई हमारी? जातिवाचक। संज्ञा हमने पढ़ी कितनी? फिलहाल अभी मान कर चलते हैं हम, अर्थ के आधार पर हमने पढ़ी 5 प्रकार की, 5 में से एक यहाँ आ गई जातिवाचक। यानी बची कितनी हमारी अब? 4 संज्ञाएं। तो जो 4 संज्ञाएं बची हैं वो सारी संज्ञाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? अगणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत। वो 4 कौन कौन सी? जैसे व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक, दूसरी आ जाएगी इसमें द्रव्यवाचक, तीसरी आ जाएगी इसमें समूहवाचक, और चौथी संज्ञा इसमें आ जाएगी भाववाचक। यानी ये संज्ञाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। यानी अभी हमने संज्ञाओं के बारे में पढ़ा। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या है? जिसमें काल कारक और लिंग वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा हमने प्राचीन मान्यता या अर्थ के आधार पर 5 भेद किए। आधुनिक मान्यता के आधार पर हमने 3 भेद किए। आधुनिक मान्यता में जो जातिवाचक संज्ञा थी वही जातिवाचक के 2 भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये अलग से नहीं है। फिर हमने पढ़ा वस्तु की जीवंतता आजीवंतता के आधार पर 2, प्राणीवाचक यानी लिविंग
और अप्राणीवाचक नॉन लिविंग। गणना के आधार पर काउंटेबल गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जिनको हम गिन सकें ये जातिवाचक होती हैं, और अनकाउंटेबल संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक को छोड़कर व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक ये इसी में आ जाती हैं, और ये हमेशा सदा एक वचन में प्रयोग होती हैं। तो अब हम आने वाली क्लास में संज्ञा के बारे में बात करेंगे, एक एक संज्ञा को हम ठीक से पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक के पॉइंट, जातिवाचक के पॉइंट और अन्य संज्ञाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और संज्ञा के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।